ज्योति हॉस्पिटल में रिया को अकेले छोड़कर किसी से मिलने चली जाती है जो एक फ्लावर शॉप में काम करता है। वो आदमी ज्योति के लिए काम करता है ऐसा लग रहा था, क्योंकि ज्योति उससे पूछती है कि कहीं अथर्व को उसी ने तो गोली नहीं मारी। वहीं दूसरी तरफ रिद्धिमा हॉस्पिटल के बिस्तर पर बहुत बोर हो रही थी, इसीलिए उसने डॉक्टर के पास जाकर डिस्चार्ज के बारे में पूछने का फैसला किया। जब वो उनके कैबिन में जा रही थी तभी उसने आगे बढ़ते ही किसी को बात करते हुए सुना और वो हैरान रह गई। अगर तुम मेरा फोन नहीं उठाओगे तो मुझे तुम्हें ढूंढते हुए आना ही पड़ेगा ना। अथर्व प्लीज, तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मैं ऐसी नहीं हूं जैसा उन खबरों में दिया गया है। प्लीज, मैंने कोई जुर्म नहीं किया है अथर्व, ना ही मैंने किसी चीज की नकल करने की कोशिश की है। मुझ पर गलत इल्जाम लगाया गया है। मुश्किल से तो मेरा करियर और मेरी जिंदगी सेट होने वाली थी। अब मैं क्या करूंगी आगे? प्लीज अथर्व, मेरा यकीन करो, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे काम की कॉपी पहले से ही बिक चुकी थी। ये गलती से हुआ था। मैंने किसी का काम नहीं चुराया है, किसी की नकल नहीं की है। मेरी अपनी डिजाइन है, मेरी अपनी पेंटिंग्स हैं, लेकिन फिर भी मैं उसका भुगतान करने के लिए तैयार हूं। तुम बस इस मीडिया से मेरा नाम हटवा दो प्लीज अथर्व। और पेंटर्स एसोसिएशन वाले भी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं इस खबर के बाद। शिल्पा की आवाज सुनकर रिद्धिमा के कदम रुक गए थे। वो अथर्व को ढूंढते हुए हॉस्पिटल तक पहुंच गई थी, सिर्फ उसकी मदद मांगने के लिए। रिद्धिमा ने उसकी आवाज सुनते ही छुपकर धीरे से देखने की कोशिश की। तब उसने देखा कि शिल्पा अथर्व की स्लीव्स पकड़कर उससे मदद की भीख मांग रही थी। अथर्व पहले ही शिल्पा को कई बार मना कर चुका था। उसका हाथ छुड़ाने के भी कई प्रयास कर लिए थे उसने। इस दौरान अथर्व ने एक भी शब्द नहीं कहा था, क्योंकि उसको वाकई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि शिल्पा से वो गलती से हुआ था। उसे पता था कि शिल्पा ने दूसरे पेंटर्स की पेंटिंग्स चुराई थी और फिर अपना नाम लगाकर उसे बेच रही थी। अगर ऐसा था तो ऐसी गलती एक बार होती, लेकिन जितनी भी पेंटिंग्स वहां पर थी वो सभी सेम कैसे हो सकती थी? वो सोच रहा था कि या तो शिल्पा में दिमाग नहीं था इसीलिए ये सब कर रही थी, या फिर वो कुछ ज्यादा ही शातिर थी और ऐसा कदम उठाकर एक बड़ा रिस्क लेना चाहती थी। उसने शायद ये नहीं सोचा होगा कि जिन पेंटिंग्स को वो अपना बताकर बेच रही है उसे कोई और भी देख सकता है और घूमते फिरते वो ऐसे शख्स को मिल सकती है जिसका डिजाइन उसने कॉपी किया हो। इसीलिए पहली बार अथर्व को लग रहा था कि जो कुछ भी शिल्पा बोल रही थी वो सच नहीं था, और वो नहीं जानता था कि उस पर विश्वास किया जा सकता था या नहीं। इसी वजह से बहुत सोचने के बाद उसने शिल्पा से कहा, देखो, इस मामले में मैं हेल्पलेस हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सारे सबूत किसी और के हाथ में है। शिल्पा, मैं कोई भगवान नहीं हूं। अगर तुमने कुछ गलत किया है तो तुम्हें उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। अगर मैं तुम पर विश्वास कर भी लेता हूं तो भी इन चीज़ों को रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन बस मैं इस एसोसिएशन के मुंह नहीं लगना चाहता हूं। उनका ग्रुप बहुत बड़ा है और अगर मैं उनके खिलाफ हो गया तो मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता या तुम्हें आगे कुछ भी ड्रॉ या पेंट नहीं करने देना चाहता, लेकिन बस मैं सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूँ कि भविष्य में तुम चाहे जो भी करो, कभी ऐसा कोई गलत काम मत करना, क्योंकि लोगों की नज़र और दिमाग बहुत तेज़ होते हैं। उन्हें तुरंत पता चल जाता है कि क्या गलत है और क्या नहीं। तुम किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकती आज के ज़माने में। अथर्व की ये बात सुनकर शिल्पा और जोर जोर से रोने लगी। अगर वाकई में उसके ऊपर चोरी या नकल का इल्जाम लगा तो उस फील्ड में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी और उसका बिजनेस भी ठप हो जाएगा, और उसके बाद तो उसकी सारी पेंटिंग्स निश्चित रूप से बेकार हो जाएंगी। तब शिल्पा ने आखिरी बार अथर्व से कहा, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा ना।
प्लीज अथर्व, मेरी मदद करो, वरना सब खत्म हो जाएगा। तुम्हारे अलावा मैं और किसके पास मदद की भीख मांगने जाऊं, वो भी मुझे नहीं पता। प्लीज अथर्व। शिल्पा ने ये सब करने से पहले पेंटर्स एसोसिएशन या फिर आर्ट से संबंधित लोगों के बारे में सोचा भी नहीं था। उसे लगा कि कुछ पेंटिंग्स बेच देगी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और किसी का इतना ध्यान भी नहीं जाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सब उसके लिए इतनी बड़ी मुसीबत लेकर आएगा। और इस समय वैसे भी अथर्व बहुत बिजी था, तो वो उसकी मदद करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। एक बार उसने मदद करने के लिए एफर्ट्स लगा दिए थे और फिर बहुत कलेश भी हुआ था। अब वो शिल्पा को उसके हाल पर ही छोड़ देना चाहता था, क्योंकि वही सही रहता। तो वहीं शिल्पा अब भी सोच रही थी कि अथर्व जैसा अमीर, रुतबे वाला और इतनी हैसियत वाला व्यक्ति अगर उसकी थोड़ी सी मदद कर देगा तो उसे बहुत फायदा होगा। इसीलिए उसने एक बार फिर कहा, अथर्व प्लीज मेरी मदद करो। शिल्पा बहुत सोच समझकर उसके पास आई थी। उसे लग रहा था कि अथर्व उसकी बातों में फंसकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन उसे एक छोटे बच्चे की तरह जिद करता देख और बिना कुछ सोचे समझे या किसी और के बारे में कोई परवाह किए बिना सिर्फ उसकी मदद के बारे में कहता देख, अब अथर्व को उस पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था और वो नाखुश भी हो गया था। तभी किसी के खांसने की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा तो वहां रिदिमा अपने हाथ में सेब लिए खड़ी थी और उन दोनों को घूर रही थी। रिदिमा को देखकर अथर्व ने गुस्से से शिल्पा का हाथ झटक दिया और उसकी ताकत से शिल्पा थोड़ी लड़खड़ा गई। उसके बाद वो तेज कदम लेते हुए रिदिमा के पास चला गया और उससे कहा, तुम्हें बिस्तर से उठने के लिए किसने कहा? बाहर क्यों आई हो तुम? ये देखकर कि रिदिमा ने हॉस्पिटल का पतला सा गाउन पहना था, अथर्व ने तुरंत ही उसे अपना जैकेट निकालकर पहना दिया, इस डर से कि कहीं रिदिमा को सर्दी न लग जाए और उसके घाव पर कोई असर न पड़े। रिदिमा ने अथर्व की आंखों में गुस्सा देखा और सारी बातें सुनने के बाद उसे ये भी पता था कि उसका मूड खराब था। इसीलिए उसने उसके सामने ही उस सेब से एक बाइट लिया और फिर उससे धीरे से कहा, वो मुझे भूख लगी थी। रिदिमा अथर्व को सच नहीं बता सकती थी कि वो डॉक्टर के कैबिन में जा रही थी, वरना वो उसका बुरा हाल करता। उसके बाद अथर्व के पीछे शिल्पा की तरफ देखते हुए रिदिमा उसके करीब गई और अपना खाली हाथ अथर्व की कमर पर रखते हुए उससे कहा, मैं अभी बाहर आई हूं और अचानक से तुम दोनों को बात करते देखा तो रुक गई। तुम अपनी बात खत्म कर लो, उसके बाद क्या तुम मुझे लंच के लिए कहीं बाहर लेकर चल सकते हो? अथर्व ने नोटिस किया कि रिदिमा ने शिल्पा के सामने देखते हुए कहा था, इसीलिए उसने तुरंत ही जवाब दिया, हाँ हाँ ठीक है, पहले वापस चलो और कपड़े बदल लो। जब वो लोग वहां से जा रहे थे तब अथर्व ने रिदिमा के कंधे पर हाथ रख दिए और उसे चलने में पूरी तरह से मदद करने लगा। जैसे ही वो लोग वहां से गए तब उनके पीछे खड़ी शिल्पा की आंखों में आंसू थे और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या अथर्व इसलिए हॉस्पिटल में है क्योंकि रिदिमा यहां पर है? इन दिनों शिल्पा बहुत से झमेलों में फंसी हुई थी, इसीलिए उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर ओबरॉय परिवार में क्या क्या हो रहा था। शिल्पा ने अथर्व को कई बार फोन किए थे, लेकिन उसने एक भी फोन रिसीव नहीं किया था। उसके बाद उसने अथर्व के ऑफिस में भी कॉल किया और पूछा, लेकिन वहां पर भी सबने उसे एक ही जवाब दिया, सर अभी बिजनेस के काम में थोड़े से बिजी हैं, इसीलिए काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। इसलिए पहले तो शिल्पा को भी लगा कि अथर्व शायद उसे इग्नोर करने के लिए वो सब करवा रहा था, लेकिन फिर काफी जानकारी लेने के बाद उसे पता चला कि वाकई में अथर्व कई दिनों से ऑफिस नहीं गया था। वो तो रिया की खबर भी शिल्पा ने देखी, इसीलिए उसने अंदाजा लगाया कि अथर्व शायद हॉस्पिटल में हो सकता था।
इसीलिए वो 2-3 हॉस्पिटल में भी चक्कर लगाकर आई थी, सिर्फ अथर्व को ढूंढने के लिए। आखिर में वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए ईशान के हॉस्पिटल में पहुंच गई और जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंची, उसने सबसे पहले विनय को वहां से बाहर जाते हुए देखा। इसीलिए उसे यकीन हो गया था कि अथर्व भी उसे वहीं पर मिलेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि वो रिया की वजह से या फिर उसके लिए नहीं, बल्कि रिदिमा के लिए उस हॉस्पिटल में मौजूद था। बहुत सारे विचार उस समय शिल्पा के दिमाग में चल रहे थे। मुझे तो ऑफिस वालों ने कहा था कि वो बिजी है, लेकिन अथर्व तो यहाँ पर है, पर रिदिमा यहाँ पर क्या कर रही है? क्या हुआ है उसे? उसे अभी ही आना था बीच में। कहीं वो जानबूझकर तो मेरे खिलाफ ये सब नहीं कर रही ना? उस दिन मैंने ऑफिस में जो किया था, हो सकता है उसके बाद उसने ये सब करवाया हो और उसके बारे में अथर्व को वाकई में कुछ पता ना हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना? ये सब सोचते ही तुरंत शिल्पा भी अथर्व और रिदिमा के पीछे जाने से खुद को रोक नहीं पाई। जब वो उनके पीछे गई तब उसने देखा कि रिदिमा के साथ काले कपड़े पहने बॉडीगार्ड्स भी चल रहे थे, जिन्हें देखकर वो शॉक्ड हो गई। और जब वो लोग कमरे में गए तब वो बॉडीगार्ड्स चारों तरफ नजर घुमाते हुए बाहर ही खड़े हो गए, जिससे साफ पता चल रहा था कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। जैसे ही शिल्पा ने उन बॉडीगार्ड्स को देखा, वो वहीं रुक गई और गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर दी और दांत भींचते हुए उसने सोचा, ये आदमी इस लड़की के लिए इतने बॉडीगार्ड्स कैसे रख सकता है? इतनी रक्षा आखिर वो क्यों कर रहा है उसकी? क्या अथर्व को उसकी इतनी परवाह है? वो सोचने के बाद उसने तुरंत ये सोचा कि कुछ देर पहले जब अथर्व ने रिदिमा को देखा, तब तो उसने शिल्पा को धक्का देने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचा था। और इसका एहसास होते ही एक बार फिर शिल्पा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि अगर वो इतने साल पहले अथर्व को छोड़कर नहीं चली गई होती, तो इस समय वो अथर्व के साथ खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार रही होती और अथर्व उसकी परवाह कर रहा होता। और उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसकी अथर्व के लिए जो फीलिंग्स हैं, उससे ज़्यादा शायद किसी की नहीं होती। इसलिए अथर्व भी उससे बहुत प्यार करता होता और उसे एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं रख पाता। पर ऐसा कुछ हो ही नहीं सका और फिलहाल उसने जो इतनी मुश्किल से अपना नया करियर शुरू किया था, अब उस पे भी ताला लगने की नौबत आने वाली थी। लेकिन ये सब शिल्पा सिर्फ अपने पिता की वजह से कर रही थी। वहीं कमरे में रिदिमा अथर्व के सामने ऐसे देख रही थी जैसे उसके मन में शिल्पा और अथर्व को लेकर कई वहम चल रहे हों। क्या रिदिमा का ये शक कभी दूर हो पाएगा या फिर से कुछ ऐसा होगा जिससे उनकी ये गलतफहमी बढ़ जाएगी? क्या अथर्व शिल्पा की मदद करेगा और आखिर किसने शिल्पा के खिलाफ वो खबर छपवाई होगी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे नाम तू, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।